अभिमन्यु भी धीरे से कहता है, हाँ बता न क्या बताना चाहता है। कायर कछुए को देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है कछुए ने मन बना लिया है अपनी सच्चाई बताने का। सौदाई का दिल भी आखिर बदल ही गया। प्यार होता ही ऐसा है जो सबको बदल देता है। कछुआ गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं एक सौदाया बन चुका हूँ। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? सौदाया बन चुका है? पर कब और क्यों? तूने तो कहा था कि तू कभी सौदाया नहीं बनेगा। कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कहा था, पर हालात इंसान को बदलने के साथ उसकी सोच को भी बदल देते हैं। अभिमन्यु, हालात उससे वो सब करवा लेते हैं जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु पलट कर कहता है, कछुए, ये पहेलियों में बातें करना बंद कर और सीधे सीधे बता हुआ क्या था, क्यों तुझे सौदाया बनना पड़ा? कछुआ जवाब देता है, उस यक्षिणी की वजह से अभिमन्यु। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी की वजह से? पर कैसे? कछुआ कहता है, तू कैसे भूल सकता है अभिमन्यु की मेरी दादी की जान यक्षिणी के अभिशाप के बारे में बताते बताते ही गई थी। मेरा मन जानता है उस यक्षिणी ने मेरी दादी की जान ली थी ताकि मेरी दादी उसके अभिशाप के बारे में ना बता पाए। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तुम्हारी दादी की जान यक्षिणी ने नहीं ली थी, समझे तुम कछुए, वो एक नेचुरल डेथ थी। कछुआ कहता है, नहीं शालिनी, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी, उसी यक्षिणी ने मेरी दादी की जान ली थी। और वैसे भी उस यक्षिणी ने बहुत मर्दों के शिकार किए थे, फिर किसी न किसी मर्द को तो उससे बदला लेना ही था ना। फिर मैंने सोचा वो मर्द मैं ही क्यों ना बन जाऊं जो यक्षिणी से बाकी के मर्दों के शिकार का बदला ले। सब खामोश रहते हैं और खामोशी के साथ ही कछुए की बात सुनते रहते हैं। कछुआ अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं दादी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए बनारस में गंगा के घाट पर गया था। कहते हैं बनारस वो शहर है जहां पर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और जब मैं दादी की अस्थियां विसर्जित कर रहा था तो मुझे भी मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। गंगा मैया में डुबकी लगाते ही मेरे सारे पाप तो धुले, साथ में मेरे वजूद से भी मुलाकात हो गई, उस वजूद से जिसे मैं भूल चुका था। कहते हैं किस्मत में कुछ चीजें लिखी होती हैं, फिर आप चाह कर भी उसे बदल नहीं सकते, और मेरी किस्मत में भी सौदाया बनना लिखा ही था। ये बात मुझे देविका जी ने पहले ही बता दी थी जब मैं उनसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखने गया था। उन्होंने कहा था, कछुआ, एक वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारी पुरखों से मिली अमानत को अपनाना पड़ेगा, और यही तुम्हारे और तुम्हारे करीबियों के लिए ठीक होगा। सभी बड़े गौर से कछुए की बातें सुन रहे थे, कायर भी, क्योंकि कछुए ने ये सब बातें उसे भी इतनी डिटेल से नहीं बताई थी। कछुआ आगे कहता है, मुझे बनारस के घाट पर ही नागा साधुओं का दल मिल गया था। उन्होंने मुझे मंत्र साधना और तंत्र साधना के बारे में सिखाया था। अपने पैर के अंगूठे के नाखून की बलि देकर मैं भी सौदाया बनने की राह पर निकल गया। पूरे 9 महीने लगे मुझे सब कुछ सीखने में, और जैसे ही मैं सौदाया बना मैं यहाँ पर वापस आ गया उस यक्षिणी से बदला लेने के लिए, उसका अंत करने के लिए। अभिमन्यु कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, तूने ये सब बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई? कछुआ कहता है, डर लगता था कि कहीं ये सब बात जानकर तुम लोग मुझसे दोस्ती न तोड़ दो, मुझे बुरा इंसान न समझने लग जाओ। कछुआ अपने हाथ जोड़ते हुए सबकी तरफ बारी बारी देखते हुए नर्म लहजे के साथ कहता है, तुम सब मुझे माफ कर दो। तुम लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैंने तुम सबको ही धोखे में रखा। इतनी बड़ी सच्चाई तुम लोगों से छुपाई। मुझे पहले ही तुम सबको ये सब बता देना चाहिए था। अभिमन्यु कछुए के पास जाकर उसके हाथ नीचे करते हुए कहता है, माफी तुझे नहीं कछुए, हमें मांगनी चाहिए। हम लोगों ने बचपन से तेरे सामने सौदाइयों और सौदाइनों की इतनी बुराई की है, उनके साथ ऐसा सलूक किया है कि उसी के कारण से तू हमें ये सब नहीं बता पाया। हमें एक बार सोचना चाहिए था, जिस तरह हर इंसान अच्छा नहीं होता उस तरह हर सौदाया भी बुरा नहीं होता। तू सौदाया बना पर अपने मतलब के लिए नहीं, बल्कि बाकी सब मर्दों को यक्षिणी से मुक्ति मिले उसके लिए। इतना कहकर अभिमन्यु कछुए को गले लगा लेता है। कछुए की आंखों में जो आंसू थे वो झूठे नहीं थे, और ये बात शालिनी भी काफी अच्छे से समझ गई थी। शालिनी भी नर्म दिल से कहती है, हाँ कछुए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किस्मत इंसान से सब कुछ करवा लेती है। कभी कभी हम हालातों के इतने मारे होते हैं कि हमें वो बनना पड़ता है जो हम कभी बनना नहीं चाहते, पर वो बनना हमारी मजबूरी होती है। डायना भी बोल पड़ती है, हाँ कछुआ, तुम गिल्टी फील मत करो, ये तो बल्कि और अच्छी बात है कि हमारे बीच कोई सौदाया भी है। तुम्हें तो पता ही होगा कि सौदाया क्या क्या कर सकते हैं। अभिमन्यु और कछुए को गले लगते हुए देखकर कायर भी उन तीनों के गले लगते हुए कहता है, कछुआ, देखा, मैंने कहा था ना, सब लोग तेरी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर तू ही मेरी बात नहीं मान रहा था।
सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने दोस्त की सारी गलतियों को माफ करके उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम सब सच्चे दोस्त हैं। देखना एक दिन आएगा जब हम सब की दोस्ती एक मिसाल कायम करेगी। कुछ दोस्ती से भरे यादगार पल बिताने के बाद कछुआ कहता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी दुश्मन सिर्फ एक वो यक्षिणी है, पर यहाँ पर आने के बाद पता चला इस ग्रेवयार्ड कोठी में सिर्फ वो यक्षिणी नहीं बल्कि कोई और भी है जो हम सबका दुश्मन है। अभिमन्यु तुरंत पलटकर पूछता है, कौन है कछुआ वो? कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, वो काला साया। कछुआ अभिमन्यु को सब कुछ बताने लग जाता है कि उसने काले साए को पहली बार कैसे देखा और उसने कैसे पता लगाया था कि वर्चस्विनी पर किसी ने कुछ किया है, एक मकसद दिया है। कछुए की बातें सुनकर शालिनी टेंशन में आ जाती है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये कछुआ क्या कर रहा है? उस काले साए के बारे में सबको क्यों बता रहा है? वो काला साया इस वक्त यहीं पर मौजूद है और हमारी बातें सुन रहा है। अगर उस काले साए को पता चल गया कि उसका राज खुल चुका है तो वो छुपकर वार करना बंद कर देगा, सबके सामने आ जाएगा, और यदि वो सबके सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे इस कछुए को रोकना होगा और उसे रोकने का अब बस एक रास्ता बचा है। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कछुए को बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं, अब ये सब वो काला साया नहीं कर रहा है बल्कि वो यक्षिणी कर रही है। कछुआ नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, यक्षिणी नहीं, काला साया। ये सब वो काला साया ही कर रहा है। उसी ने वर्चू को मकसद दिया है। शालिनी गुस्से के साथ कछुए को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना ये सब यक्षिणी कर रही है तो सिर्फ यक्षिणी कर रही है, समझा तू कछुआ? कछुआ भी गुस्से के साथ पलट कर कहता है, अच्छा यक्षिणी कर रही है तो तुम बताओ कि वो ये सब क्यों कर रही है? शालिनी कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि यक्षिणी एक डायन है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी मासूम बच्ची की बलि तक दे सकती है। यक्षिणी कुछ भी कर सकती है अपने मकसद के लिए। तुम जानते हो उस यक्षिणी ने वर्चस्विनी को क्या मकसद दिया है? कायर बीच में दखल देते हुए कहता है, क्या मकसद दिया है? शालिनी कायर की तरफ देखते हुए कहती है, तारा की शक्तियां जागृत करने का। उस यक्षिणी को पता है तारा के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। वो तारा की शक्तियां हथियाना चाहती है ताकि वो और मर्दों के शिकार कर सके, अपने अंदर की हवस को मिटा सके। शालिनी डायना की तरफ देखते हुए कहती है ना डायना, मैं एकदम सही कह रही हूँ ना? ये सब वो यक्षिणी ही कर रही है ना? डायना तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए शालिनी की बात में हामी भरते हुए कहती है, हाँ शालिनी बिल्कुल ठीक बोल रही है। इन सब चीजों के पीछे यक्षिणी का ही हाथ है। इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई काला साया है ही नहीं, यहाँ जो है सिर्फ यक्षिणी है। शालिनी के चेहरे की घबराहट देखकर न जाने अभिमन्यु को क्या हो जाता है। वो भी तुरंत उसकी बातों को बिना परखे उससे सहमत होते हुए कहता है, आई थिंक शालिनी ठीक बोल रही है, ये सब यक्षिणी कर रही है, कोई काला साया नहीं है। कछुआ झट से कहता है, नहीं अभिमन्यु, काला साया है। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा काला साया है तो क्या तू इस बात को साबित कर सकता है? कछुआ खामोश हो जाता है, पलटकर कुछ नहीं कह पाता है। कछुए की खामोशी ने अभिमन्यु के सवाल का जवाब दे दिया था। अभिमन्यु कहता है, नहीं कर सकता ना, इसका साफ मतलब है कि जो कर रही है यक्षिणी कर रही है, कोई काला साया नहीं। कछुआ फिर कुछ कहता उससे पहले ही तारा चीखती है, मम्मा। तारा तुरंत कुर्सी पर बंधी वर्चस्विनी के पास चले जाती है। वर्चस्विनी अपने हाथों की उंगलियां हिलाने लग गई थी, जैसे उसे होश आ रहा हो। कायर कहता है, गाइस इस बात पर बाद में झगड़ लेना कि ये सब यक्षिणी कर रही है या काला साया। इस वक्त जो सबसे जरूरी है वो है वर्चस्विनी जी। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, सबका ध्यान यक्षिणी और काले साए के मुद्दे से हटकर वर्चस्विनी पर आ जाता है। डायना कहती है, हमें वर्चस्विनी जी की मदद करनी चाहिए। अभिमन्यु कहता है, पर कैसे? कायर कछुए से कहता है, कछुआ तू कह रहा था ना अगर तुझे एक और मौका मिले तो तू वर्चस्विनी जी को ठीक कर सकता है, तो अब तुझे वो मौका मिल गया है। बता तू वर्चस्विनी जी को कैसे ठीक करेगा? कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, वो करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। अभिमन्यु कहता है, हम तेरी सारी मदद करने के लिए तैयार हैं, बस बता तू हमें करना क्या है। जैसे ही सभी का ध्यान वापस से वर्चस्विनी पर जाता है, हॉल में हवा में जो कालापन छाया हुआ था वो कालापन कम होने लग जाता है, जैसे उस काले साए को समझ आ गया हो कि उसका राज अभी भी राज ही बना हुआ है और वो काला साया वहां से जाने लग गया हो। अगले ही पल हॉल में से पूरा कालापन गायब हो जाता है, जिसे देखकर शालिनी चैन की सांस लेती है। इस तरफ युग रूम नंबर 666 में कुर्सी पर सो रहा था। इतना सब हो गया था और उसे जरा भी किसी चीज की खबर नहीं थी। उसका सिर टेबल पर रखी खुली किताब के ऊपर रखा हुआ था। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था।
युग सो ही रहा था कि तभी अचानक से उस कमरे के अंदर उड़ती हुई एक बोट फ्लाई आ जाती है। वो बोट फ्लाई युग के आसपास मंडराने लग जाती है। बोट फ्लाई बार बार युग के पास ही मंडरा रही थी। युग अभी भी बेहोश था। उसके दोनों हाथ टेबल के ऊपर मुड़े हुए रखे थे। उसके हाथ की कलाई के ऊपर जो पानी की बूंद और आग का निशान था वो पूरी तरह एकदम क्लियर दिख रहा था। वो बोट फ्लाई युग के हाथ की कलाई के पास मंडराने लग जाती है, उसी कलाई के आसपास जहां पर निशान बने हुए थे। देखते ही देखते वो बोट फ्लाई युग की कलाई पर जो पानी की बूंद वाला निशान बना हुआ था उस पर आकर बैठ जाती है। युग सोते ही रहता है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी कलाई के ऊपर बोट फ्लाई बैठी हुई थी। वो बोट फ्लाई कभी पानी की बूंद वाले निशान पर बैठ रही थी तो कभी आग वाले निशान के पास। वो बोट फ्लाई युग की हथेली के निशानों पर बैठी ही हुई थी कि तभी कमरे के अंदर अचानक से काला धुआं आकर युग के बगल में जमा होने लग जाता है। देखते ही देखते युग के बगल में वो काला साया आकर खड़ा हो जाता है। वो काला साया बेहोश युग को अपनी बड़ी खूंखार पीली आंखों से बड़े ही गुस्से के साथ घूर रहा था। वो काला साया अभी युग के बगल में आकर खड़ा ही हुआ था कि तभी धड़ाम से रूम नंबर 666 का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस तरफ नीचे हॉल में वर्चस्विनी अभी भी बेहोश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। सब लोग उसके आसपास ही खड़े हुए थे। हॉल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कायर उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, कछुआ, अब तू चुप क्यों हो गया? बता ना, तू वर्चस्विनी जी को कैसे ठीक करने वाला है? हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? क्या तू वर्चस्विनी जी पर एक्सॉर्सिज्म करने वाला है? कछुआ कायर के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना मुंह बनाते हुए कहती है, ये एक्सॉर्सिज्म क्या होता है? अभिमन्यु डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डायना, एक्सॉर्सिज्म एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है शपथ देकर बांधना। ये एक प्रकार से किसी इंसान या जगह से भूतों आत्माओं को निकालने की एक बहुत पुरानी प्रथा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भूत ने उसे शपथ दिलाकर अपने वश में कर लिया है। जो व्यक्ति एक्सॉर्सिज्म विधि करता है उसे एक्सॉस्टिक यानी कि ओझा कहते हैं। ये सब ज्यादा ईसाई धर्म में चर्च के पादरी करते हैं। डायना कछुए को घूरते हुए कहती है, यानी कि एक प्रकार से झाड़ फूक करना। मतलब कछुआ, तुम झाड़ फूक करके वर्चस्विनी जी के अंदर की आत्मा निकालने वाले हो? कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं डायना, किसी के साथ एक्सॉर्सिज्म तब किया जाता है जब उसके शरीर में एक साथ दो आत्माएं मौजूद हों। वर्चू के शरीर में इस वक्त सिर्फ एक आत्मा मौजूद है और वो भी खुद वर्चू की। कायर कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वर्चस्विनी जी की इतनी भारी आवाज कैसे हो गई और इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी कि हाथ पैर बंधे होने के बावजूद अपने आप कुर्सी पूरी घुमा ली थी? कछुआ जवाब देता है, वो सब मंत्रों के कारण हुआ है जो वर्चू ने तारा को याद करने के लिए दिए थे। हो ना हो वर्चू ने भी उन मंत्रों का जाप किया होगा। मंत्रों के सिर्फ जाप करने से हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि आवाज पर भी असर पड़ता है। वर्चू के अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था, बल्कि उसे एक मकसद दिया गया था और वही मकसद हमें तोड़ना है। कायर कछुए को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, और वो कैसे तोड़ेगा तू? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।